प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 12 के केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों के द्वारा घनत्व निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। आप इसके कुछ पैरामीटर के बारे में पढ़ लिए हैं, जैसे कि घन में जो घन की 3 भुजाएं हैं उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, फार्मूले में आपको बताया गया था कि जो भी क्यूब है अर्थात घन का आयतन है, इसका फार्मूला होता है ए क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। अब घनत्व निर्धारण के बारे में हम समझेंगे। तो घनत्व निर्धारण का कार्य करते हैं यूनिट सेल में उपस्थित कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो अवयवी कण है। जैसे कि हमने बताया था कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में अवयवी कण घन के सभी कोनों पर उपस्थित हैं और सिर्फ कोने पे होते हैं। बीसीसी में अवयवी कण सभी कोनों के साथ साथ घन के अंतः केंद्र में उपस्थित होते हैं, घन के केंद्र में होते हैं। तो एफसीसी में अवयवी कण सभी कोनों के साथ साथ सभी फलकों के केंद्र में होते हैं। तो घनत्व निर्धारण कैसे होगा कि अणु या अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन एक दूसरे से जितने नियरेस्ट डिस्टेंस पे होंगे, जिस यूनिट सेल में जो अवयवी कण है एक दूसरे से जितने न्यूनतम दूरी पर होंगे उसमें घनत्व उतना ही अधिक होगा। और जिस यूनिट सेल में अवयवी कणों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी उनमें घनत्व उतना ही कम होगा। तो अवयवी कणों की संख्या के बारे में हम पढ़ लिए हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में अवयवी कणों का जो योगदान है वो कुल मिला के 1 का होता है। 8 कोनों का योगदान 1/8 का आप टोटल करेंगे तो 1 का आएगा। पीछे पढ़े इसके बारे में। एफसीसी में 4 का और बीसीसी में 2 का होता है। तो घनत्व निर्धारण कैसे करेंगे? या देखिए, हमने कहा कि जितने अधिक कण होंगे और कणों के बीच की दूरी जितनी कम होगी घनत्व उतना ही बढ़ेगा। अर्थात घनत्व निर्धारण के लिए 2 फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो ये क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब का आकार कितना बड़ा है या कितना छोटा है, और दूसरा उस क्यूब में उपस्थित कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के का नंबर। चलिए, यहाँ पे हमने एक क्यूब का आयतन लिखा कि क्यूब का आयतन भुजा का क्यूब है और इसका जो कोर है ये कोर ए है। कोर ए है, इसमें आयतन हो गया ए क्यूब। माना इसका घनत्व d है और अवयवी कणों की संख्या, z है। चूंकि अलग अलग प्रकार के यूनिट सेल में कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का नंबर अलग अलग होता है, यहाँ पे हम z लिए। फिर जितने भी कण हैं उन सभी कणों का अपना खुद का एक मास होगा, उनका खुद का एक वेट होगा। हम यहाँ ले रहे हैं कि कण का जो द्रव्यमान है या कण का जो भार है, कण का भार, इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं m से, स्मॉल m से। तो एक चीज देखिए, आप चाक के डब्बे को देखे हो तो उसमें चाक ऐसे ढेर सारे चाक इस नियमित पैटर्न पे ऐसे ढेर सारे चाक डब्बे में क्या होते हैं, लगे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, चाक को उस डब्बे के वॉल्यूम कवर करते हैं और उस कुल आयतन का द्रव्यमान भी निर्धारित करते हैं। तो अगर हम कुल अवयवी कणों का भार निकालें या अवयवी कण का द्रव्यमान निकालें, यहाँ पे देख करो तो क्या हो रहा है, कण का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा
Z इंटू M। यहाँ पे Z है अवयवी कणों की संख्या और M है एक अवयवी कण का भार। यहाँ पे Z है अवयवी कणों की संख्या और M है इनका एक कण का भार है। इसे हम बनाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप क्लास 11 में पढ़े हैं कि मोलर द्रव्यमान का फार्मूला, तो हम मोलर द्रव्यमान का परिकलन करेंगे। पढ़े हो स्मॉल m यानी कि भार बराबर होता है आपका कैपिटल M अपॉन Na, यानी कि मोलर भार बटा एवोगैड्रो नंबर इक्वल होता है क्या, स्मॉल m, पदार्थ का भार। तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्विवेलेंट मिली कैपिटल M जो अणु का मोलर भार है, Na ये एवोगैड्रो कांस्टेंट है, एवोगैड्रो नियतांक। एवोगैड्रो कांस्टेंट है। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब वो घनत्व निर्धारण के लिए घनत्व का फार्मूले का जानते हैं। घनत्व का फार्मूला होता है, हम छोटे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और पढ़ाते हुए आ रहे हैं कि घनत्व बराबर होता है, घनत्व को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व का फार्मूला है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान के मिला आपको Z इंटू M, द्रव्यमान की जगह पे द्रव्यमान का जो इक्वेशन प्राप्त हो वहां से पुट कर देंगे। द्रव्यमान का वैल्यू मिल गया हमें Z इंटू M अपॉन आयतन। ये घन का आयतन है, ये अवयवी कणों का द्रव्यमान है और ये घन का आयतन है, तो घन का आयतन क्या मिला, A क्यूब भुजाकार क्यूब। M का वैल्यू इसे हम बना दिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड से सॉरी सेकंड से m का वैल्यू लिखिए स्मॉल m का, तो हो जाएगा Z इंटू कैपिटल M अपॉन Na अपॉन A। आगे डिराइव करेंगे तो प्राप्त होगा Z इंटू M कैपिटल M, Z इंटू कैपिटल M अपॉन A क्यूब इंटू Na। Z इंटू कैपिटल M अपॉन A क्यूब इंटू Na। इसी फार्मूले से हम किसी भी प्रकार की यूनिट सेल में उपस्थित अवयवी कणों द्वारा निर्धारित किए हुए द्रव्यमान का निर्धारण करेंगे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह फार्मूला इस चैप्टर का सबसे अहम फार्मूले में से एक है। अधिकांशतः हर साल या अधिकतर सालों में इसी फार्मूले से संबंधित प्रश्नों को दिया जाता है 4 नंबर में। तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको। क्या होगा, घनत्व निर्धारण का फार्मूला प्राप्त हो गया D इक्वल टू ZM अपॉन A क्यूब इंटू Na। कौन क्या क्या है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया गया है। Z है अवयवी कणों की संख्या, M है उस अवयवी कण का एक भाग, M है अवयवी कणों का मोलर भाग और Na है एवोगैड्रो कांस्टेंट। घनत्व निर्धारण के पश्चात हम पढ़ेंगे डिफेक्ट के बारे में, क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में, क्रिस्टल में दोष या ठोसों में दोष के बारे में। जैसा कि आपने पढ़ा है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो स्यूडो सॉलिड कहलाते हैं, क्योंकि उनमें जो ठोस के गुण हैं वो ठोसों के सभी गुणों को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक ऐसे ही ठोस चाहे किसी भी प्रकार का, भले ही क्रिस्टलीय ठोस हो, तो सभी प्रकार के क्रिस्टल में कुछ न कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। जैसे जब ठोसों का क्रिस्टलन हो रहा होता है, मंद गति से होता है तो डिफेक्ट कम आते हैं, और जब क्रिस्टलन तीव्र गति से होता है तो डिफेक्ट अधिक आते हैं।
तो भले ही मंद गति से क्रिस्टलाइजेशन हो, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट अवश्य ही उपस्थित होते हैं। तो डिफेक्ट दोष, ये जो धातु दोष है या क्रिस्टल दोष है, ये उत्पन्न कैसे हो रहा है कि जब क्रिस्टलाइजेशन होता है, मंद गति से होता है, तो उनके अणु अपने स्थान से हट जाते हैं, आंतरिक स्थान में चले जाते हैं, या आयनों की संख्या में कुछ अनियमितता होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन अगर दो तरीके से है, एक मंद गति से और दूसरा तीव्र गति से। मंद गति से जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो अशुद्धियां कम आती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो आती ही हैं। कोई भी क्रिस्टल बिना दोष मुक्त नहीं होता। और जब वो यही क्रिस्टलाइजेशन तीव्र गति से होता है तो उसमें डिफेक्ट अधिक आते हैं। तो डिफेक्ट क्या है? क्रिस्टल में उपस्थित जो दोष हैं उन्हें हम क्रिस्टल दोष के बारे में पढ़ेंगे, के नाम से जानेंगे। अब इस दोष को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक बिंदु दोष और दूसरा है रेखीय दोष। बिंदु दोष और दूसरा रेखीय दोष। आप 12वीं में सिर्फ बिंदु दोष के बारे में पढ़ेंगे। डिफाइन देख लीजिए, डेफिनेशन क्या है? किसी भी क्रिस्टल जालक में एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ की व्यवस्था में अगर कोई डिफेक्ट उत्पन्न हो रहा है, किसी भी क्रिस्टल जालक में एक बिंदु की चारों तरफ जो त्रिविम व्यवस्था है, इसमें अगर कोई डिफेक्ट उत्पन्न हो रहा है तो उस डिफेक्ट को बोलते हैं बिंदु दोष। रेखीय दोष क्या है? यदि किसी क्रिस्टल में एक निश्चित पैटर्न पे, एक लाइन में या इस पूरे पैटर्न पे कहीं भी डिफेक्ट उत्पन्न हो रहा हो तो उस तरह से उत्पन्न दोष को रेखीय दोष कहते हैं। जैसा कि हमने कहा कि आप सॉलिड स्टेट में 12वीं के लेवल में सिर्फ बिंदु दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बिंदु दोष को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। एक स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, रस समीकरण मिति दोष, रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा अशुद्धता दोष, और तीसरा प्रकार है और समीकरण मिति या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इनके बारे में पहले जान लीजिए। स्टाइकियोमेट्री और नॉन स्टाइकियोमेट्री में क्या होता है कि जो स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट है, स्टाइकियोमेट्री, इसमें क्रिस्टल जालक में सदैव क्रिस्टल जालक अपनी उदासीनता को बनाए रखता है, इसलिए इसे स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। इसमें आयनों, धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। नॉन स्टाइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट में धनायनों की संख्या या तो अधिक होगा, ऋणायनों की संख्या कम होंगी, अथवा ऋणायनों की जो चार्ज है उनकी संख्या अधिक होगी और पॉजिटिव चार्ज कम होगी। आगे हम पहला पढ़ेंगे बिंदु दोष में स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। तो इस स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को मूलतः 4 वर्गों में बांटा गया है। एक है रिक्तिका दोष, दूसरा है आंतरकाशी दोष, और इन्हीं से रिलेटेड 2 और दोष हैं, शॉटकी व फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन दोष, शॉटकी और फ्रैंकलिन दोष।
ये जो दोनों दोस्त हैं ये अधिकतर स्यूडो सॉलिड में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्या है इन्हें देखिए, रिक्तिका दोष क्या है, ये एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में उपस्थित ये अवयवी कण। रिक्तिका दोष में क्या होता है, ये अवयवी कण अपने मूल स्थान से क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं और जिसके वजह से इनका जो पोजीशन है वो गायब हो जाता है। तो जब ये अपने स्थान से हट जाएंगे तो क्या होगा, इनका स्थान जिस जगह पे थे वह स्थान रिक्त हो जाता है। इसलिए जो उत्पन्न दोष होता है, जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को कहते हैं रिक्तिका दोष। आंतरकाशी दोष क्या है, आंतरकाशी दोष को हम इस डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे अवयवी कण इस पैटर्न में व्यवस्थित हैं। आंतरकाशी दोष में क्या होता है, यहाँ पे आपको इन अवयवी कणों के बाद भी जो स्पेस दिख रहा है इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। कुछ अवयवी कण क्रिस्टलाइजेशन के टाइम अपने इस मूल स्थान से इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आके शिफ्ट हो जाते हैं। तो क्या होगा, जब ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आ जाएंगे तो इनका मूल स्थान खाली हो जाएगा और ये इस आंतरकाशी रिक्तिका में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में आके शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे में क्या हो रहा है, इतने पार्ट में डेंसिटी बढ़ रहा है, इतने पार्ट में डेंसिटी बढ़ रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ अवयवी कण आंतरकाशी रिक्तिका में आके शिफ्ट हो गए जिससे इनका मूल स्थान खाली हो गया। इस तरह से जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं आंतरकाशी दोष। और आंतरकाशी दोष में अवयवी कण किसी क्रिस्टल से बाहर नहीं जाते, वो खुद के ही आंतरकाशी भाग में शिफ्ट हो जाते हैं जिससे घनत्व बढ़ जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया। अगला दोष है साटकी दोष। साटकी दोष रिक्तिका दोष के जैसे है। जैसे रिक्तिका दोष में आपने पाया कि अवयवी कण अपने मूल स्थान से क्रिस्टल से बाहर निकल गए और इसके वजह से जो डिफेक्ट उत्पन्न हुआ उसे कहे रिक्तिका दोष। अब साटकी क्या है, साटकी दोष सामान्यतः आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं और ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाते हैं जिसमें धनायनों और ऋणायनों का आकार बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे NaCl, KCl, इनमें क्या है, धनायनों का आकार, धनायनों और ऋणायनों का आकार लगभग बराबर है। तो साटकी सामान्यतः आयनिक ठोसों में उत्पन्न होता है साटकी दोष, और उन आयनिक ठोसों में उत्पन्न होता है जिनमें धनायनों और ऋणायनों का आकार एक दूसरे के लगभग बराबर हो। देखिए कैसे हो रहा है। हमने कहा कि ये जो दोष है ये सब के सब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हैं और स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट में धनायनों और ऋणायनों का जो संख्या है वो सदैव बराबर होता है, क्रिस्टल न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव नेगेटिव इसी पैटर्न पे हम व्यवस्थित कर रहे हैं। हो गया। अल्टरनेट नंबर पे है ये, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। उस लेयर में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर तीसरे में पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ क्या हो रहा है, हमने कहा कि यह डिफेक्ट ऐसे आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न होता है जिसमें धनायनों का जो आकार है वो ऋणायनों के आकार के लगभग बराबर हो। जब क्रिस्टलाइजेशन हो रहा होता है बहुत तीव्र गति से, तो ऐसे में ये जो आयन है, कोई एक आयन अपने मूल स्थान से जंप करके क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। ठीक क्रिस्टल को न्यूट्रलाइज बनाए रखने के कारण, उदासीन बनाए रखने के कारण इस क्रिस्टल से एक कोई विपरीत आयन भी अपने मूल स्थान से क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे में क्या हो गया, अगर हम
यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि पहले एक धनायन निकल रहा है, तो इस क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के कारण बनाए रखने के लिए धनायन के पश्चात एक संबंधित ऋणायन भी निकलेगा। तो ऐसे में एक धनायन यहाँ से निकल गया और एक ऋणायन यहाँ से निकल गया, तो इनके निकलने के पश्चात इनका जो पोजीशन है, स्थान है, वो रिक्त हो गया। अब रिक्त होने से जो डिफेक्ट उत्पन्न हुआ उसे कहेंगे शाटके दोष। तो शाटके दोष तो डिफाइन कैसे करेंगे? शाटके दोष सामान्यतः ऐसे आयनिक क्रिस्टल में दिखता है जिनमें धनायनों और ऋणायनों का आकार एक बराबर हो। क्रिस्टलाइजेशन के टाइम जब क्रिस्टलीकरण हो रहा होता है तो ऐसे समय में कोई एक आयन सर्वप्रथम क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, तत्पश्चात क्रिस्टल को न्यूट्रल बनाए रखने के लिए उससे संबंधित एक विपरीत आयन भी क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है, जिससे उनके स्थान जो जिस पोजीशन में पहले थे वो स्थान रिक्त हो जाते हैं और इस प्रकार से उत्पन्न दोष शाटकीय दोष कहलाता है। अगला फ्रैंकलिन दोष। तो फ्रैंकलिन डिफेक्ट जो है ये आंतरकाशी दोष के जैसे है। आंतरकाशी दोष भी ये फ्रैंकलिन डिफेक्ट भी आयनिक क्रिस्टल में ही दिखता है, लेकिन आयनिक क्रिस्टल में ये फ्रैंकलिन डिफेक्ट दर्शाते हैं, इसमें इन पॉजिटिव आयन का जो साइज है वो नेगेटिव आयन के सापेक्ष छोटा होता है। अर्थात फ्रैंकलिन डिफेक्ट ऐसा आयनिक क्रिस्टल में दिखेगा जिसमें धनायन छोटे हों और ऋणायन बड़े हों। दूसरा चीज ये तो पहला हुआ कि धनायन छोटे हों, ऋणायन बड़े हों। इस प्रकार से निर्मित आयनों के क्रिस्टल में फ्रैंकलिन दिखता है। एक और कारण हम ध्यान में रखेंगे, वो है ये कि जो धनायनों की साइज है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से छोटी होनी चाहिए। धनायनों की साइज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से छोटी होनी चाहिए। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से छोटा होगा धनायन तभी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जाके शिफ्ट हो पाएगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से बड़ा होगा धनायन का साइज तो वह कभी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में नहीं जा पाएगा। तो फ्रैंकलिन डिफेक्ट को देखिए यहाँ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। धनायन ऋणायन को दर्शा दी, लेकिन यहाँ पे दो चीज ध्यान में रखना है आपको कि जो ऋणायन का शिफ्ट है वो धनायन के शिफ्ट से बड़ा है और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है इसका भी शिफ्ट धनायन के शिफ्ट से बड़ा है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और ऋणायन दोनों धनायन से बड़े हैं। अब यहाँ हम अच्छे से समझ पाएंगे कि फ्रैंकलिन डिफेक्ट उत्पन्न कैसे हो रहा है। तो हमने कहा कि जब क्रिस्टलाइजेशन तीव्र गति से होता है तो दोष अधिक उत्पन्न होते हैं, अधिक उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो ऐसे में कुछ धनायन, चूंकि धनायन का आकार छोटा है इसलिए ये मूल स्थान से क्रिस्टल जालक के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में चले जाते हैं। जब तीव्र गति से क्रिस्टलाइजेशन होता है तो तीव्र गति से मतलब आयनों का जो मूवमेंट है, जो मोशन है वो भी तीव्र होगा। ऐसे कंडीशन में जो धनायन है वो कभी-कभी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में पहुंच जाते हैं जिससे उनका मूल स्थान खाली हो जाता है। यहाँ से एक धनायन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी क्या हो गया, इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में चला गया। तो जब क्रिस्टलाइजेशन के टाइम में ये धनायन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में पहुंच जाते हैं तो इनका मूल स्थान खाली हो जाता है और इस प्रकार से जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसे कहते हैं फ्रैंकलिन डिफेक्ट। इस कंडीशन में जो क्रिस्टल का स्टोइकियोमेट्री है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यह क्रिस्टल ना ही ऋणायनिक होता है ना ही धनायनिक होता है,
न्यूट्रल बना रहता है, क्योंकि ना ही निकले, ना ही किसी इलेक्ट्रॉन ऋणायन की अधिकता है, ना ही किसी धनायन की कमी है। लेकिन एक चीज आप देखोगे कि जब ये धनायन अपने मूल स्थान से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जाते हैं, ऐसे में जो अवयवी कणों का घनत्व है वो बढ़ जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में धनायनों के प्रवेश कर जाने से क्रिस्टल जालक का घनत्व बढ़ता है। शॉटकी डिफेक्ट में चूंकि अवयवी कण अपने या आयन अपने जगह से जब कर जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए जो घनत्व है वो घट जाता है, कम हो जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे अशुद्धता दोष। देखिए अशुद्धता दोष कैसे उत्पन्न होता है। NaCl के साथ जब स्ट्रोंडियम क्लोराइड को मिला देते हैं, थोड़ी सी मात्रा में मिलाते हैं, ये आधिक्य में और ये आंशिक मात्रा में मिलाते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो सोडियम पे 1 धन चार्ज होता है, क्लोरीन पे 1 ऋण चार्ज होता है। टोटल धनायन आयनों की संख्या पे क्या है, 1 संबंधी 1 के रूप में। यहाँ पे एक अकेले Sn पे +2 चार्ज होता है और इसके साथ 2 Cl 1 धन 1 माइनस ऋण चार्ज के साथ जुड़े हुए होते हैं। क्या हुआ, हम जब सोडियम क्लोराइड का स्ट्रोंडियम क्लोराइड के साथ कम मात्रा में, इसके अल्प मात्रा में सोडियम क्लोराइड के साथ मिला के क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो स्ट्रोंडियम पे चूंकि Sn पे 2+ चार्ज है, यह क्रिस्टलाइजेशन के समय में 2 सोडियम धनायनों को इसके मूल स्थान से रिप्लेस कर देता है। और अकेला ये अकेला Sn 2 क्लोरीन परमाणुओं को, 2 क्लोरीन आयनों को बैलेंस करता है, संयुक्ताओं को सैटिस्फाई करता है। ऐसे में यहाँ पे 1 सोडियम 1 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जब क्रिस्टलाइजेशन कर रहे होते हैं तो ये Sn+2 अकेले 2 सोडियम परमाणु, 2 सोडियम आयनों को क्रिस्टल से बाहर निकालता है और सिर्फ 1 सोडियम धनायन का स्थान लेता है। निकाल रहा है कितना, 2 सोडियम को निकाल रहा है और कितने सोडियम का स्थान ले रहा है, केवल 1 का। निकाल रहा है 2 को और स्थान ले रहा है केवल 1 सोडियम को, और अकेले ही यह Sn2 क्लोरीन को बैलेंस कर रहा है। अब देखिए जितने अधिक Sn के परमाणु होंगे, जितने अधिक Sn के परमाणु होंगे उतनी ही संख्या में सोडियम परमाणु बाहर निकलेंगे। देखिए एक यहाँ पे हम ऐसे समझें, इन दोनों जगहों पे क्या है, सोडियम है यहाँ भी और यहाँ भी क्या है, सोडियम है और क्लोरीन के साथ ऋणायन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे ही Sn यहाँ आएगा, चूंकि Sn पे 2 धन चार्ज इकट्ठे मतलब 2 धन चार्ज होता है, जैसे ही Sn आएगा तो केवल एक ही सोडियम के स्थान को लेगा, चाहे इस सोडियम के स्थान को ले चाहे इस सोडियम को स्थान को ले। आगे यहाँ पे Sn, लेकिन रिप्लेस किया किसको, दोनों सोडियम को रिप्लेस करता है। ये Na यहाँ, एक Na यहाँ, रिप्लेस करता है दोनों को, लेकिन स्थान लेता है केवल एक सोडियम का। इस तरह से जब स्ट्रोंडियम क्लोराइड SnCl2 और NaCl को एक दूसरे के साथ SnCl2 की कम मात्रा में लेके क्रिस्टलाइज करते हैं, तो Sn 2 सोडियम परमाणु, 2 सोडियम आयनों को क्रिस्टल जालक से बाहर निकालता है और केवल 1 सोडियम के क्रिस्टल के स्थान को भरता है, जिससे जितने मात्रा में Sn सोडियम के स्थानों को कवर किए होते हैं उतनी ही संख्या में वॉइड्स भी निर्मित होते हैं, खाली स्थान निर्मित होते हैं। जितना Sn आयन क्रिस्टल जालक में उपस्थित होगा उतने ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी खाली होंगे, क्योंकि सोडियम ने अकेले Sn ने अकेले 2 Na को रिप्लेस किया, एक का स्थान लिया और एक खाली रह गया। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, क्रिस्टल में स्पेस आ रहा है और इस तरह से जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अशुद्धि दोष, उसे कहते हैं अशुद्धि दोष। तो हो गया स्टैकियोमेट्री डिफेक्ट और ये नॉन फ्लो डिफेक्ट, अशुद्धि दोष। तीसरा पढ़ना है रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति दोष, और रस समीकरण मिति दोष।
यहाँ और समीकरण क्यों दिया है? क्योंकि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती। धनायनों का जो संख्या है वो कहीं कहीं ऋणायनों से कम होता है, कहीं कहीं ऋणायनों की संख्या धनायनों से अधिक होती है। जैसे यदि हम निकिल ऑक्साइड की बात करें, निकिल ऑक्साइड, तो यहाँ पे इनका जो कंपोजिशन देखने को मिलता है और में वो निकिल का 0.98 वो ऑक्सीजन का 1 के अनुपात में, यानी कि रेशियो जो है वो 0.98 रेशियो 1 के इस पैटर्न पे ये व्यवस्थित होते हैं। मतलब धनायनों का अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 98 रेशियो 100, 98.100 के अनुपात में ये प्रकृति से कोर के रूप में हमें मिलते हैं। अगर धनायनों की बात करें तो निकिल पे +2 चार्ज लें तो कुल चार्जों की संख्या होगी कुल धन आयनों की संख्या होगी 196 और कुल आयनों की संख्या होगी 200, क्योंकि एक ऑक्सीजन के 2 ऋण चार्ज है तो कुल ऋण चार्ज हो गए 200 और कुल धन चार्ज हो गए 196। लेकिन यदि यहाँ पे चूंकि निकिल +3 दर्शाता है, +3 करेंगे तो धन आयनों की संख्या आयनों की संख्या से काफी अधिक हो जाएगी। तो हमें कुछ ऐसे क्रिस्टल भी प्रकृति से प्राप्त होते हैं जिसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर नहीं होती। ठीक ऐसे ही FeO भी दर्शाता है, FeO 0.96 रेशियो 1 का। तो होता क्या है, चूंकि बताया गया है कि यौगिक सदैव उदासीन होते हैं और चूंकि यहाँ पे उदासीनता तो दिख नहीं रही है, तो कुछ इसमें उपस्थित जो Fe+2 या Ni+2 के आयन हैं, ये Ni+3 या Fe+3 के द्वारा संयोजित किए जाते हैं और NiO तथा FeO की स्टोइकियोमेट्री को मेंटेन करते हैं। इस पे भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। धातु अशुद्धि दोष पे धातु अशुद्धि क्या है कि कुछ यौगिक सामान्यतः अधिकांश युक्त तो स्टोइकियोमेट्रिकल अरेंजमेंट में होते हैं, अर्थात धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी यौगिक हमें प्राप्त हैं जिनमें धनायनों की संख्या ऋणायनों से कम या अधिक भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम दो कंपाउंड लें, निकिल ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड। निकिल ऑक्साइड में निकिल और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 98 रेशियो 100 का है तथा FeO में जो रेशियो है वो 0.96 या 96 into 100 रेशियो 100 या 0.96 रेशियो 1 का होता है। ऐसे में धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर नहीं होती। अब इस क्रिस्टल को बैलेंस करने के लिए Fe+2 की जगह पे कुछ Fe+3 के आयन आ जाते हैं तथा Ni+2 की जगह पे कुछ Ni+3 की आयन आ जाते हैं, जिससे जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उस डिफेक्ट को कहते हैं और समीकरणमितीय दोष। यह और समीकरणमितीय दोष दो प्रकार से उत्पन्न होता है। एक धातु आधिक्य दोष दो प्रकार का है, एक धातु आधिक्य दोष जिसमें धनायनों की मात्रा अधिक होती है, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य क्या है, हम आपको बता रहे हैं आपको धातु आधिक्य के बारे में। जैसे कि हम एक पात्र लिए, ऐसे एक पात्र लिए और इस पात्र में हम सोडियम का वेपर ऑलरेडी रखे हुए हैं। सोडियम का क्या है, वेपर यानी कि गैसियस स्टेट इस पूरे पात्र में फैला हुआ है। ऑलरेडी सोडियम का क्या है, वेपर इसमें फैला हुआ है। दूसरा, इसमें जब NaCl को मेल्ट करते हैं, इसी पात्र में क्या कर रहे हैं, NaCl को डाल के गला रहे हैं, तो जब गलाएंगे तो यह NaCl टूट जाएगा अपने आयनों में। NaCl टूट जाएगा Na++Cl- के आयनों में और ऐसे में ये जो Cl है ये विलगित हो जाता है, मेल्ट कर जाता है। सोडियम धनायन विलगित होता है, इलेक्ट्रॉन फेंकता है। ये कैसे बन रहा है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और सोडियम एक्सेप्ट करता है। यहाँ भी ये सोडियम क्या करता है, गैसेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है और बनाता है Na+। ये Na+ और ये Cl पुनः युग्मित होकर बनाते हैं NaCl। वो क्रिस्टलाइजेशन के टाइम में कुछ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस क्रिस्टल के बीच में आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ बीच में, इलेक्ट्रॉन आ गए बीच में और इनके चारों तरफ
ये कंपाउंड धनायन या ऋणायन उपस्थित होते हैं। धनायन या ऋणायन चारों तरफ इसके उपस्थित होते हैं। ऐसे में ये जो सेंटर पार्ट में आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन के इस पॉइंट को कहते हैं वर्ण केंद्र। ये वर्ण केंद्र क्रिस्टल के रंग का निर्धारण करता है। ये सोडियम क्लोराइड जैसे हम सोडियम के भाप में किए तो भी बना, लिथियम क्लोराइड के कंडीशन में करेंगे तब भी बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड के कंडीशन में पोटेशियम के वाष्प करेंगे तब भी बनेगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर सॉलिड स्टेट खत्म हुआ। इसके बाद का जो आपका टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो इस साल जो 30% पैटर्न हटाया गया है वो उसी पैटर्न में आपका चुंबकीय गुण व विद्युत चुंबकीय गुण, विद्युत जो फील्ड है चालकता वाला, वो दोनों हटा दिया गया है। तो आज हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हम इसके न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल अभ्यास प्रश्नावली और पाठ्य जो अभ्यास प्रश्नावली और पाठ्यनिक प्रश्नावली उसको सॉल्व किया जाएगा। वो आप लोग अभ्यास प्रश्नावली बताने के पश्चात जो क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे उसे करके कॉपी पे नोट करेंगे। धन्यवाद।